अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाजरीन, फाइनली 2024-25 का बजट कुछ देर पहले कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और एहतजाज भी देखने में आया। अब आप बात करेंगे बजट की, तो वफाकी बजट का कुल हजम 18,900 अरब रुपए है। बजट में FPR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जो कि गुज़िश्ता माली साल से ज़्यादा है। हालांकि हुकूमत पिछला टारगेट भी हासिल नहीं कर पाई है। टैक्सीज में 3,000 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, मगर तनख्वाहों में सिर्फ 25% इजाफा किया गया और कम से कम उजरत को 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी भी कन्फ्यूजन का शिकार नजर आई है। पहले तो पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट इजलास के बायकॉट का फैसला किया गया था, जिससे हुकूमत के लिए कोरम पूरा करना दर्द सर बन गया था। जिसके बाद हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए मुतहरिक हुए और फिर पीपल्स पार्टी मान भी गई। पीपल्स पार्टी पर तो बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हुकूमत ने बजट में जो नए टैक्सेस लगाए हैं और इससे आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह से मुतासिर हो रही है, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। रिजवान रज़ी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अनवर रज़ा और डॉक्टर कैस असलम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज जो बजट मुकर्रर किया गया है तकरीबन 18,000 अरब का ये बजट है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पिछले साल के अहदाफ तो हासिल नहीं कर पाई है हुकूमत, इस साल आपको क्या अच्छी उम्मीद नज़र आ रही है? जी मैं आपसे देखें, बात यह है कि अगर ये जो डेवलपमेंट बजट है अगर यही खर्च कर लिया जाए तो उजरतें भी बढ़ती हैं, ग्रोथ भी बढ़ती है एंड सच फोर्थ। देखना ये है कि वो जो कौम के बच्चे हैं उनको तालीम के लिए हुकूमत क्या दे रही है, वो जो बीमार लोग हैं उनको सेहत के लिए क्या दे रही है। मैंने तो ये सुना है कि शायद PSDP वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाया गया है। तो इन अ वे अब ये सारा कुछ उसी वक्त मुमकिन होगा जब टैक्स और इकट्ठा होगा, जब इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा, मगर डायरेक्ट टैक्स वो लोग जो अब टैक्स नेट में नहीं थे शायद उन पे सख्तियाँ वख्तियाँ करने की का वक्त आ गया है, तो चीज़ें चलेंगी अगर इंडस्ट्री चलेगी। तो क्या हमने बिजली के जो इतने महंगे यूनिट्स हैं उसको कम करने के इंतज़ामात या सस्ती बिजली पैदा करने के इंतज़ामात किए हैं? ज़राअत उस वक्त चलेगी जब उनको पानी मिलेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, बच्चों की तालीम, स्किल्स, सस्ती बिजली और पानी, जो इस मईशत को चलाएगी। और अगर वो मईशत चलती है तो टैक्स भी आएगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और शायद चीज़ें सस्ती हो जाए। मगर अगर इंडस्ट्री इस सारे इंतज़ामात पैसे के बावजूद ना चली तो फिर क्राइसिस वहीं रहेगा जहाँ है। इसलिए कहीं ना कहीं बिजली का बहरान को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो पब्लिक की आमदन इतनी होगी कि वो टैक्सेस जो हैं वो आसानी दे सकें। सर, कुछ देर पहले आप नॉन फाइलर्स के, रज़ी साहब आपसे बात कर रही हूँ कि कुछ देर पहले आप नॉन फाइलर्स की बात कर रहे थे कि उनके लिए तो बड़ी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। हाँ, मैंने देखा है कि इस बजट का मेन टारगेट जो थे वो फाइलर और नॉन फाइलर, जैसे ब्राह्मण और शूदर की बात हो रही हो जो नॉन फाइलर जो हैं उनको शूदर करार दिया गया है। यानी स्टॉक एक्सचेंज हो, प्रॉपर्टी हो, दोनों जगह के ऊपर जो फाइलर है उसके ऊपर टैक्स अगर 15% है तो नॉन फाइलर के ऊपर बढ़ा के 45% कर दिया गया। मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, होना चाहिए कि नॉन फाइलर जो है। और फिर ख़ास तौर पे ये जो रास्ता रोका गया कि कुछ लोग जो हैं वो ट्रांजैक्शन करने से चंद दिन पहले रिटर्न फाइल करके फाइलर बन जाते हैं, और या कुछ अर्सा पहले, कुछ माह पहले रिटर्न फाइल करके बन जाते हैं, तो उनका भी रास्ता रोका गया है। तो ये एक अच्छा है कि इस तरह लोग ने अगर बिज़नेस करना है या ख़रीदो फरोख्त करनी है, जायदाद की इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उन्हें फाइलर बनना चाहिए, क्योंकि उनके पास सरप्लस इनकम इतनी है कि वो इन शोबों के अंदर फाइलर बन सकें।
बजट आने से पहले बहुत सारी अफवाह थी कि 2 करोड़ से जायद जो ट्रांजैक्शन करने वाला बंदा होगा उस पर टैक्स लगेगा। सरकार ने कहा नहीं, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। बराबरी और मुसावात की बुनियाद पे उन्होंने टैक्स लगाया है कि जो 1 रुपए की भी ट्रांजैक्शन करता है और नॉन फाइलर है उस पर 45% है और जो फाइलर है उसके लिए 15% है। चलें सर, कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की कोशिश तो की गई है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे पॉजिटिव बजट समझता हूँ। ये ओवरऑल एक पॉजिटिव बजट मुझे लगा है। अगर IMF की डील के बाद फौरी तौर पे मिनी बजट ना आया तो ये एक मुस्बत बजट है। ठीक है डॉक्टर फरूख सलीम, बजट खसारा जो उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा देखने में आया, तकरीबन 9,500 अरब का तखमीना लगाया गया है, बहुत बड़ा टारगेट है ये तो। आपको क्या लगता है कि आमदन जो है वो उन्होंने जो मुकर्रर की है वो देखा जाए तो टैक्सेस की मद में ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है, इसके अलावा कौन से ऐसे ज़राए हैं कि बजट खसारा कम किया जा सके? देखिए 2 या 3 चीज़ें हैं। एक तो बजट की तकरीर सुनने के बाद मुझे महसूस ऐसा हुआ कि इसके बाद तकरीर जो है, मैं पिछले 25 सालों से ये तकरीर मुख्तलिफ वज़ाए ख़ज़ाना जो आते हैं वो सुन रहा हूँ, और ये कुछ इसमें कुछ क्लैरिटी थी कि इतनी पेचीदा किस्म की तकरीर नहीं, तो कॉम्प्लेक्स रिलेटिवली इसमें क्लैरिटी मुझे एक नज़र आई। और दूसरा जिस तरीके से वो डिलीवरी की गई, मुझे महसूस हुआ कि थोड़ी सी अपलिफ्टिंग है। मतलब अमूमन बजट तकरीर वज़ीर ख़ज़ाना की सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है, तो यहाँ पे मुझे वो डिप्रेशन या सैडनेस थोड़ी सी अपलिफ्टिंग एलिमेंट इसके अंदर नजर आया। और फिर एक कनेक्शन था जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है आम पाकिस्तानी की, उसके साथ और तकरीर के दरमियान में एक कनेक्शन कोशिश जरूर की गई वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से कि वो कनेक्शन जो है उसको रखा जाए। अब ये तालीम और सेहत का जिक्र किया गया। देखिए जो 18वीं तरमीम के बाद वफाकी बजट के अंदर से आप तवक्को नहीं रख सकते कि तालीम और सेहत का क्या हो, ये सूबों की जिम्मेदारी, ये प्रोविंशियल डोमेन है। तो ये सोचना कि वफाकी बजट के अंदर आप तालीम और सेहत का अगर सोच रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो तो प्रोविंशियल डोमेन है, जो सूबाई बजट के अंदर जाएगा। विभागीय बजट के अंदर वो आपको नजर नहीं है। कि सूबों ने करना है कि वो तालीम को कितना मखसूस करते हैं, क्या तरजीह देते हैं और सेहत को क्या तरजीह देते हैं। तीसरी चीज मेरा ख्याल है ये प्राइवेट सेक्टर से आए हैं सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब साहब, तो इन्होंने मेरे नज़दीक जो बीमारी है मईशत को, उसकी 2 या 3 बीमारियां उनकी सही निशानदेही जो शायद पहले नहीं हुआ करती। उसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि जो लो ग्रोथ साइकिल है उसकी वजह ये है कि हुकूमत हर किस्म के कारोबार में जुटी है, और उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की कि मार्केट ड्रिवन इकॉनमी होनी चाहिए, कि जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं उस पर आप छोड़ दें, हुकूमत जो है वो बिजनेस से निकलने की कोशिश करे, और निकल जाना हो तो मैशत के लिए। दूसरी बीमारी उन्होंने बताई कि हम कंजम्पशन बेस्ड, यानी कि हम कंजम्पशन करते हैं, खरीदारी करते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सेविंग नहीं होती, मुल्क में बचत नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो ये 2 बीमारियों की निशानदेही करना मेरा ख्याल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने साथ ही उन बीमारियों का इलाज भी बताया कि हमें मार्केट ड्रिवन जाना होगा, हमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड जाना होगा बजाय कंजम्पशन बेस्ड। ठीक है अनवर रज़ा साहब, वफाक और सूबों के लिए एक बहुत बड़ा बजट रखा गया है, और आपको क्या लगता है कि ये बजट जो है वो तरक्याती मंसूबों के लिए तो है, ज़ाहिर सी बात है तरक्याती मंसूबे पब्लिक के लिए ही होते हैं, आवाम की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये आम आदमी पर बोझ है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आज के बजट के हवाले से कहना चाहूँगा कि बिल आखिर इस हुकूमत ने मुश्किल मरहला भी तय किया, और आज शोर शराबे में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश किया, और बजट में गवर्नमेंट ने कोशिश की कि अनवर भाई आप शोर का लफ्ज़ तो इस्तेमाल करें, दूसरा ना इस्तेमाल करें जो उसके बाद आपने इस्तेमाल किया है, शोर गौगा कर लीजिए, वो ज़रा उसकी तरफ ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। ठीक है
तो बजट बिल आखिर पेश कर दिया गया और उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो तमाम जो पहलू हैं जिनकी निशानदेही हम भी किया करते थे, गवर्नमेंट को भी इसका इदराक था और उसका उन पहलुओं का जायजा लिया गया। लेट्स सपोज आप देखिए कि जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने के लिए, संतों को बेहतर करने के लिए, माशी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए किया गया और जो लोकल इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने के लिए और उसको रियायत देने के लिए भी इकदाम हमें नजर आए। लेट्स सपोज अगर आप देखें सोलर पैनल और उसकी जो खाम माल है उसकी दरामद पर रियायत दी गई है ताकि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको इनकरेज किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो मसाइल हैं उसका इदराक भी किया गया। वो भी देखा गया है कि इस बजट में हाइब्रिड जो गाड़ियाँ हैं उस पर 2013 में छूट दी गई थी, जिससे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको बड़ा नुकसान पहुंचता था और एक मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए उस छूट को भी ख़त्म किया जा रहा है। अच्छी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अच्छी 2 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है, पहले तो उसकी एक्साइज उसके इंजन के हवाले से उस पर टैक्स आयद किया जाता था, लेकिन अब ये अच्छा इकदाम है कि उस गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। ये एक अच्छा इकदाम है। तनख्वाहों में इजाफा किया गया, चले ऊँट में जीरे के बराबर इसको समझिए, लेकिन ये भी ज़रूर था 5,000 रुपये कम से कम आमदनी 32,000 से बढ़ाकर 37,000 की गई। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर अमल दरामद ज़रूरी है, क्योंकि अब भी अगर आप 37,000 सैलरी मिनिमम अगर गवर्नमेंट उसको करती है तो इसको इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि नहीं होती। सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसको भी 1 रुपया बढ़ा दिया गया है। ये भी चूँकि ठीक था, अच्छा फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया है कमर्शियल और जो नए घर होंगे और नए प्लॉट्स खरीदे जाएंगे, उस पर मैं समझता हूं कि पहले ही जो रियल स्टेट का बिजनेस था वो खासा दम तोड़ता चला जा रहा है। उस पर मैं नहीं समझता कि हुकूमत को उस पर टैक्स बढ़ाने से कोई फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि रियल स्टेट के जो लोग हैं वो ऑलरेडी अपना पैसा जो है वो बाहर के ममालिक में इन्वेस्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान से पैसा लेकर जा रहे हैं। इससे फिर रियल स्टेट का जो बिज़नेस है मैं समझता हूँ उसको अब वो उस तरह फ़रोग नहीं मिलेगा और उसको हुकूमत शायद उस तरह जो इदाफ रखे हैं वो भी पूरे ना कर सके। 9,755 अरब रुपये सूद की अदायगियों के लिए मुख्तस किए गए हैं इस साल के लिए, तो वो डेफिनेटली इसी तरह टैक्स लगाकर ही पूरे किए जाएंगे। और इस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसको बढ़ाया गया है। कल हम एक बात कर रहे थे, अगर रजी साहब आपको याद हो तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एतमाद में लिया गया है, एतमाद में नहीं लिया गया था। अगर एतमाद में लिया गया होता तो आज बिल्कुल आखिरी मिनट पर इसहाक डार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मिन्नत समाजत कर उन्हें वापस ना लाते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग तो मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पार्लियामेंट से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आज के इजलास में शिरकत नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि वो भी इस बजट पर जो उनको एतमाद में नहीं लिया गया उस पर उनके कंसर्न्स हैं। जी ठीक है, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। इस पर डिस्कशन तो मजीद होती रहेगी, साथ ही ब्रेक के बाद देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। वेलकम बैक। साल 2024-25 का बजट आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से पेश किया गया। कुछ देर पहले बाकायदा अनाउंस किया गया है। सर, आपके जहन में, रज़ी साहब आपसे जानना चाहूँगी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आज के बजट के हवाले से शेयर कीजिएगा। देखिए, अपना डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने फरमा दिया कि उन्हें एक पॉजिटिव वाइब आई है इससे, और डिप्रेशन भी नहीं हुआ बजट की पूरी तकरीर सुनने के बाद। एक तो औरंगज़ेब रमदे साहब का लहजा बड़ा खनकनाक है, और दूसरा उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। मेरे लिए इसलिए हैरत की बात थी कि बाहर ये लगता था कि चूँकि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हुए हैं वो, तो इसलिए उनको लाया इसलिए गया है कि मल्टीलेटरल के साथ वो डील कर सकें। लेकिन आज जो तकरीर थी, और कल तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो उर्दू में तकरीर ना करें, आज उन्होंने उर्दू में तकरीर की और ठेठ किस्म की उर्दू बोली है, उसके ऊपर पंजाबी लहजा भी गालिब रहा है। तो एक तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा बजट का ओवरऑल बता दूं। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सेलिब्रेट किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर तनकीद की जा सकती है। ख़ास तौर पे इस बजट में जो हमें डायरेक्शन नज़र आई है कि अगर आपके पास ब्लैक मनी या टैक्स एवेडेड पैसे हैं तो आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी सी और मुश्किल कर दी जाएगी। अगरचे आज के दौर के अंदर जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आपके लिए पैसा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहीं पे भी जाके खर्च तो करना है, और अगर आप इस इकॉनमी के अंदर खर्च करेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी अजीरन होगी अनटिल अनलेस आप फाइलर नहीं बन जाते, टैक्स पेयर नहीं बन जाते इस मईशत के। ये मुझे इसका एक पॉजिटिव पहलू लगा है, क्योंकि बहुत सारे मैं और आप जो हैं वो मजबूरी के तहत टैक्स देते हैं ना।
हमारा एट सोर्स कट जाता है। हमसे को पूछ के देखे तो हो सकता है कि हम इतना भी ना देना चाहें जितना एट सोर्स कट जाता है। तो वो लोग जिनके पास ये प्रीरोगेटिव है कि वो ना दे सकें और वो टैक्स नहीं देते, और दुनिया के अंदर कोई टैक्स हंसी खुशी नहीं देता। बहरहाल एक तो इसकी ये पॉजिटिव चीज़ है कि इसके अंदर ये कहा गया है। दूसरा, इसके अंदर फिर मिन्नत समाजत की गई है एसएमई की कि वो को थोड़ा सा कारोबार शुरू करें, आगे आएँ, इसको टेकअप करें। तो ये दो ऐसे पहलू मुझे नज़र आए हैं जो कि पिछले बजट से हटके भी हैं और पॉजिटिव भी। ठीक है डॉक्टर कैस साहब, एक और हमें आज की जो गुड न्यूज़ मिली वो ये थी कि 17 से 20 ग्रेड तक के अफसरान की तनख्वाहों में 22% तकरीबन इजाफा आज देखने में आया है, और ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन तो आज इस हवाले से एहतजाज करते हुए भी नज़र आए, लेकिन उनकी तनख्वाहों में भी तकरीबन 25% इजाफा किया गया है। अगर हम टैक्सेस की बात करें, जैसे कि रज़ी साहब कह रहे थे, लेकिन टैक्सेस की शरह जो है वो ज़्यादा है और तनख्वाहों में बहुत मामूली इजाफा किया गया है, पूरा कर लेंगे मुलाजमीन? देखें, बात यह है जी कि अभी तो कैलकुलेशंस होनी हैं कि अगर आप एक स्लैब से दूसरे स्लैब में चले गए और टैक्स बढ़ गया तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बेहतर है कि हम पिछले स्लैब में ही रहें, आप ना बढ़ाइए, क्योंकि वो अगर आप ही ने ले लेनी है वो तनख्वाह। बट पॉजिटिव है कि इतनी तनख्वाह बढ़ाई गई है, एक ख़ास तबके की ये ट्रिकल डाउन होगी नीचे तक इन द कॉन्टेक्स्ट। बात ये है जी कि जब वो 37,000 मिनिमम वेज की गई है, आई थिंक इट्स नॉट इनफ, बट फिर भी वो मिलती है या नहीं मिलती वो तो प्राइवेट सेक्टर महंगाई के हिसाब से देखा जाए। देखिए, मैं यही आ रहा हूँ कि जब तक आप बिजली के रेट्स पे काबू नहीं पाएंगे जी, तो ये इजाफा जो है वो सस्टेनेबल फिर भी नहीं होगा मिडिल क्लास के लिए। असल इशू जो डायरेक्शन ये बजट और ये गवर्नमेंट देना चाह रही है वो प्रोडक्टिविटी का है। बिल्कुल कि इंडस्ट्री चले, एग्रीकल्चर चले और उससे प्रोडक्टिविटी आए, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इस हुकूमतों का ज़्यादा इशू जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और डॉलर का जो रेट का इशू है वो है। अब मुझे नहीं पता कि एक्सपोर्टर्स को कितनी मराहतें मिली हैं और इम्पोर्टर्स को कितनी मराहतें कम हुई हैं। नहीं, वो जीरो टैक्स रजीम जो है वो विड्रॉ हो गई है जी उनसे। बिल्कुल, उनका टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया गया और उन्हें कहा गया कि वो नॉर्मल टैक्स देंगे और रिफंड लेंगे। हाँ, तो और रिफंड्स एफबीआर से लेना कोई आसान काम नहीं है, जुए शीर लाने का। हाँ, तो इसलिए मेरे बहुत सारे रिफंड्स हैं मगर वो इतने नहीं है कि मैं वकील कर सकूं। हाँ जी, उससे कम है तो हम छोड़ देते हैं, गुजारा कर लेते हैं। तो ये मगर वो जो बिजनेसमैन ने कोर्ट में गए हुए हैं और मिलियंस गवर्नमेंट के पैसे रुके हुए हैं, ये तकरीबन 2700 अरब रुपए रुके हुए हैं। उसके ऊपर कोई ना कोई तो आना पड़ेगा ना, कि अगर वही पैसे गवर्नमेंट के पास आ जाएं तो बहुत बड़ा काम है इन द कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक कोशिश तो की गई है मगर लिमिटेड रिसोर्सेज शायद यही हो सकता था जो किया है हुकूमत ने। बिल्कुल। डॉक्टर फ़ारूक साहब, सनती शोबों की अगर बात करें तो तरक्याती अहदाफ पिछली बार तो हासिल नहीं हो सके। अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल का शोबा एक ऐसा शोबा है जो कि पाकिस्तान में एक बहुत अहमियत का हामिल है, और उस पर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही है? अगर बिजली महंगी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि सनतों पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए था, जिस पर कहा जा रहा था कि बिजली महंगी हो रही है उसको सस्ती करनी चाहिए, सनतकारों की जानिब से ये मुतालबा किया गया, पाकिस्तान के आम शहरी जो हैं वो मुतालबा करते हैं, लेकिन इस जानिब फोकस नहीं किया गया। बिजली के शोबे का जिक्र किया गया और बिजली के शोबे के अंदर जो बिजलियाँ हैं और जिसके नतीजे में जो महंगी बिजली है और 25-30 जो बिजली चोरी हो जाती है, 10 नहीं हो पाती, ये रिस्ट्रक्चरिंग या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का वज़ीर फ़राज साहब ने जिक्र किया। जी बगैर ये इकॉनमी आगे नहीं, अब उनके ऊपर क्या फोर्सेस थे इसका तो शायद बजट स्पीच के अंदर जिक्र नहीं किया जा सकता, और हमें कोई
ज़मीनी हकीकत के हवाले से कोई ठोस इक़दाम होते नज़र भी नहीं आ रहे। जी तो जो चीज़ें वज़ीर ख़ान साहब ने जिसका जिक्र किया, जो आपको मुस्तक़बिल का अभी तक वज़ीर साहब जिक्र कर रहे थे, उसमें 2 टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं। एक तो निजकारी, यानी कि निजकारी के साथ कन्विक्शन, थोड़ी क्लैरिटी के हवाले से तो निजकारी करनी है। आप सोचिए कि 193 ममालिक में यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसमें एक मुल्क रह गया है जहाँ अभी भी बहस हो रही है कि निजकारी मईशत के लिए अच्छी है या नहीं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि नहीं जी निजकारी नहीं करनी, वो कोई नया नारा लगा रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी। तो इस तकरीर में मुझे वो निजकारी के हवाले से क्लियर कट कन्विक्शन नजर आई। और दूसरा था जो उन्होंने टर्म इस्तेमाल की, सरकार को महदूद करना। ठीक साहब ने ये टर्म इस्तेमाल की, यानी कि हुकूमत की मुदाखलत को बिजनेस के अंदर कम करना है। तो वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, वो बिजनेस करना नहीं है। तो ये 2 टर्म हैं, अगर इनके ऊपर अमल दरामद होता है के अंदर, मुझे लगता है कि मीशत की एक जो है वो इस तकरीर के अंदर उन्होंने बयान की है। और वो 2 जुमलात हैं, एक निजकारी के हवाले से और दूसरा हुकूमत का या सरकार को महदूद करना उन्होंने इम्पोर्टेंट। ठीक है अनवर रज़ा साहब, तकरीबन 52% जो है वो कर्ज़ और सूद की अदायगियों में जा रहा है। बजट खसारे का कुछ देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था। आपको क्या लगता है कि ये खसारा कम करने के लिए अगर आमदन के ज़राए बढ़ाए जाएं तो क्या ऐसे ज़राए होंगे जिससे आमदन पूरी हो सकती है गवर्नमेंट की? देखिए जी, गवर्नमेंट ने आमदन के ज़राए बढ़ाने की बजाय हमने देखा है कि इस बजट में टैक्सेस में इजाफा किया है। आप देखिए कि जो पेट्रोल और डीजल लेवी था उसको 60 से बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया है। और मैं देख रहा था कि पेट्रोलियम लेवी के साथ साथ कस्टम ड्यूटी उसमें इजाफा किया गया है और जो आपकी बाकी जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा किया गया है। और वो हदफ मुकर्रर किया गया है कि जायदाद जो है उस पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, उससे 477 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट को हासिल करेंगे। इस जो बजट में था, गवर्नमेंट ने अपने आमदन के ज़राए बढ़ाने और पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के आमदन के ज़राए बढ़ाने और उनको जो मुराद देनी थी उस तरह नहीं दी गई, क्योंकि इसमें देखा कि आपके टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया। इन टैक्सेस से आपके जो सूद की अदायगियाँ हैं वो की जाएंगी, जो आपके गवर्नमेंट के अखराजात हैं वो किए जाएंगे। इवन वफाकी तरक्याती बजट जो है और जो सूबों को बजट देगा वफाक, उसके जो पैसे हैं वो किस तरह पूरे किए जाएंगे, वो इसमें हमने देखा है कि नॉन टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो 4845 पर रखा गया है। इस तरह जो हदफ रखा गया है उसको पूरा करने के लिए हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, जबकि हुकूमत को चाहिए था कि आमदन के ज़राए बढ़ाने के लिए जो लोकल सतह पर इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ देती। और जो ज़राअत के शोबे में आप देखें किसान पैकेज के लिए कितना कम पैसे रखे गए हैं कि 5 अरब रुपए किसान पैकेज के लिए रखे गए हैं। हालांकि आप कहते हैं कि 37% से ज़ायद आपकी जो इकॉनमी की सूरत है उसको बेहतर करने के लिए इसका हिस्सा है, ज़राअत का इसमें हिस्सा है, उसमें आपने उस तरह पैकेज में कुछ नहीं रखा किसानों के लिए। जी ये बड़ी ज़्यादती है। आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, उससे आपने अपनी 948 अरब रुपए जो है वो वसूलियों का हदफ अगले साल के लिए रखा है। तो इसमें हमने देखा है कि जो वसूलियों का हदफ है वो या तो फिर एक्साइज ड्यूटी से, इनकम टैक्स से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो आपने पूरा करने के लिए यहाँ पर बजट में रखा है। उसके साथ साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा। देखें ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ आप तनख्वाहों में इजाफा कर देते हैं, वो आज भी क्या ये इस महज़ब माशरे में होता है कि अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए आपको पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा करना पड़े? आज भी सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद थे, शायद इसी वजह से 25% इजाफा किया गया है, जो कि कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ती है जबकि आपकी आमदन के ज़राए वही हैं और बल्कि उससे भी कम होते चले जाते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए था कि आमदन के ज़राए बढ़ाने के लिए जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसमें मराद देती। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप रियल स्टेट के सेक्टर में अगर आप मराद देते और उसको अगर आप डिजिटलाइज कर लेते तो गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू हासिल हो सकता था, लेकिन वहाँ पर इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि आप देखिएगा कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। उसकी बुनियादी वजह एक और भी है कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो इस तरह के बिजनेस को, इस समय दीगर जो बिजनेस हैं उनको बढ़ने नहीं देते, क्योंकि उसमें वो रेड टेपिज्म आ जाता है। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक गाय को कुर्बान कर देते हैं अपने छोटे से गोश्त के लिए। हाइब्रिड गाड़ियों में अच्छी बात है कि टैक्स ख़त्म किया गया है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को आमदन के ज़राए बढ़ाने
बढ़ाने चाहिए थे, ना कि इतने टैक्सेस लगाने चाहिए थे, क्योंकि इन टैक्सेस का बराह रास्त बोझ जो है वो आम आवाम पर पड़ता है। अगर आप सरमायादार को देखेंगे और माफियाज को देखेंगे जो उस मुल्क में अरबों खरबों रुपए कमा लेते हैं, वो एज इट इज़ अपना काम करते चले जाएंगे, क्योंकि सिस्टम में बड़े लैकूनाज हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल बजट के हवाले से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पर जितनी मुश्किलात थी और जितना इन पर बोझ था IMF का, आम आवाम का, सरकारी मुलाजमीन का, और जितना हालात थे इकानमी के बुरे, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये बजट पेश किया गया है। अच्छा, वैसे लगता है अनवर भाई को गाय याद आ रही है, लगता है इन्होंने गाय खरीद ली है। सर उन्होंने आम आदमी की जो आवाज़ है ना वो पहुंचाई है। आवाम ज्यादा कुर्बानी का बकरा बनेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये अर्ज कर दूं, ये P ब्लॉक वालों को तो हर बजट के ऊपर 2-2 तनख्वाहों के बराबर जो है वो बोनस मिल जाया करते हैं। ये क्यों मुजाहरा कर रहे थे ये सेक्रेटेरिएट वाले, इसकी बात समझ नहीं आई। और तीसरी बात, ज़राअत जो है ना वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है भाई, सूबाई बजट का इंतज़ार कर लें। ज़राअत, सेहत और तालीम के लिए मेरा ख्याल है उसमें कवर होएगा ये। ठीक है डॉक्टर कैफ साहब, अभी अनवर रज़ा साहब ये बात कर रहे थे कि हुकूमत को आमदन के ज़राए किस तरह से बढ़ाने चाहिए। आपके पास इस हवाले से कुछ तजावीज़ हैं? और मेरे जहन में एक पॉइंट इस वक्त ये आ रहा है कि हुकूमत ने बजट तो पूरा तैयार कर लिया है, लेकिन क्या हुकूमती ओहदों पर बैठे लोग ये नहीं सोच रहे कि अखराजात को कम किया जाए? IMF की जानिब से बार बार मुतालबा भी किया गया है कि हुकूमती अखराजात कम किए जाएँ, लेकिन बजट में हमें कहीं भी नज़र नहीं आया कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो सामने आ सकती है। देखें, IMF का प्रेशर है और शायद प्राइम मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि PIA और स्टील मिल और ऐसे अदारों को अब बेचना पड़ेगा एंड सच फोर्थ। ये हर हुकूमत कहती रही है और अभी तक तो हमने एक दफ़ा पहली जो PMLN की गवर्नमेंट थी उसमें रोटी प्लांट तो बिकते देखे थे हमने। अच्छा। उसके अलावा हमने शायद स्टील मिल को बंद होते देखा। PIA की निजकारी की हुआ है, मगर बहुत स्लो है ये सारा का सारा। तकरीबन सर 2 साल तो होने वाली होंगी हम PIA की निजकारी के बारे में। बात ये है कि जो बात आप कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि जो सबसे वायबल शोबा इस मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज को मा सकता है वो टूरिज़्म है। ओके, जो फॉरेन टूरिस्ट भी आ सकता है और आपका रिचर टूरिस्ट भी, और वो सिर्फ खूबसूरती नहीं है, वो आपके साहिल भी है और आपके मुख्तलिफ हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेट अगर कर लें, मैं जानता हूँ बहुत सारे मुल्कों को जो 50% अपना ज़र मुबादला जो है सिर्फ टूरिज़म से कमाते हैं। हमने पिछले कई सालों में कुछ नहीं किया उसके अंदर। शायद हम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी, कॉटेज इंडस्ट्री मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी कारपेट इंडस्ट्री, जिसको हमने कॉटेज कह के और फिर उसके अंदर चाइल्ड लेबर कह के उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास इंडिजिनस हैं जिससे जेवर भी बन सकते हैं, जिससे जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसे छोटे और मिडिल एंटरप्रेन्योर्स को मराते दें ताकि वो 2-3 4 अभी भी आप अगर इंग्लैंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो तो फिर हम आपको वो इजाज़त देंगे। आपके पास कोई नहीं है। अभी भी आपने जॉइंट वेंचर्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके, मैनेजमेंट स्किल्स ट्रांसफ़र हो सकें। हमने नहीं देखा वो, शायद बजट के अलावा पॉलिसी भी तो होनी चाहिए ना इन सारे में, कि कहाँ से आप पैसा भी जनरेट कर सकते हैं, लोगों के लिए आमदनी भी जनरेट कर सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज भी जनरेट कर सकते हैं, ग्रोथ भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत हैं शोबे, मगर फोकस करने की ज़रूरत है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ इसमें ना PIA की निजकारी की बात की है। आज जो है वो डॉक्टर साहब ने पिछले सेगमेंट के अंदर बताया कि जी 26 प्राइम मिनिस्टर आए हैं और उसमें तमाम प्राइम मिनिस्टर के हिस्से तकरीबन 65 अरब रुपए का लॉस आता है। सही। तो उस वक्त नहीं मिला तो मैंने कहा कि अभी फ़ायदा मैं उठा लूँ, डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। 2006 तक PIA प्रॉफिट में थी। फिर शौकत अजीज़ साहब एक अपने यारे गार को, एक बड्डी को लेके आए और जिन्होंने आते ही PIA का किराया हाफ कर दिया, अगर आपको याद हो, जिसकी बुनियाद के ऊपर PIA फॉर द फर्स्ट टाइम ऑपरेशनल लॉस में गई। PIA कभी ऑपरेशनल लॉस में नहीं जाया करती थी, वो ऑपरेशनल लॉस में गई
और जब उसके बाद 2008 के इलेक्शन हुए तो बजाय इसके कि नई आने वाली हुकूमत इसको ख़त्म करने के लिए इस पॉलिसी को रिवर्स करती, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया और बैंक फाइनेंसिंग से इस चीज को दबाने की कोशिश करते रहे। ठीक है। पीआईए आज भी ऑपरेशनल प्रॉफिट में है सर। जी जी। जो बैंक लाइबिलिटीज हैं, जो डेट लाइबिलिटीज हैं, वो मसला थी उसके लिए जो आपने पॉइंट आउट की थी। तो इसका मतलब है कि वो मैनेजमेंट का शिकार हुई है, मिसमैनेजमेंट का। पीआईए के हमारे लोग अभी भी मेहनती हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत है कि वो आमदन के ज़राए किस तरह से बढ़ा सकती है अपने। कल भी हम बजट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। अभी वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।